नमस्ते। मैं प्रभा आ गई हूँ फिर से एक नई कहानी लेकर के। लेकिन आज एक कहानी नहीं लाई हूँ मैं, आज लाई हूँ 2 गद्यांश जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। क्लास 9th के हैं, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि गद्यांश को सुनने के बाद इनका शीर्षक आप ही लोग डिसाइड करेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे गद्यांश तो कमेंट करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश। जीवन में कोई भी अभ्यास जब पक्का हो जाता है तो वह विज्ञान का रूप ले लेता है। वह हमें नियमबद्ध और संतुलित करता है। खेल या क्रीड़ा का संबंध हमारी ऊर्जा से है। हमारी आंतरिक ऊर्जा किसी भी बिंदु पर हमें एकाग्र होना सिखाती है, और बाहरी शारीरिक ऊर्जा हमें गतिशील रखती है। खेल भावना हमें स्थिरता और गति सिखाती है। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तब उनके मनोभाव ही विविध जीवों के रूप में प्रकट हुए। मनुष्य के हिस्से में अगर विवेक आया तो पशुओं में क्रोध, उत्तेजना और हिंसा की लहर आई। शायद मात्रा और अनुपात के फर्क से ही जीवों का स्वभाव भी बदला। वास्तव में सृष्टि की प्रक्रिया भी एक क्रीड़ा भाव का उदाहरण ही प्रतीत होती है। फ्रायड, जिसे प्ले इंस्टिंक्ट या क्रीड़ा प्रवृत्ति कहता है, उसी से जीवन में रस मिलता है, जहाँ हारने और जीतने में समान सुख मिलता है। इस सृष्टि में हम खेल भावना को एक छद्म युद्ध का अभ्यास कर सकते हैं, जहाँ हम लड़ते हैं पर हमारे हाथों में तलवार नहीं होती और मन में कोई विभेद भावना भी नहीं होती, जहाँ दुख भी सुख का अनुभव कराता है। खेल का संबंध हमारी उत्साह भावना से होता है। उसकी ऊर्जा हमें सकारात्मक बनाती है। फुटबॉल के मैदान में पक्ष विपक्ष के कुल 22 खिलाड़ी ही खेलते हैं, पर उत्तेजना लाखों दर्शकों में होती है। फॉरवर्ड पर खड़ा खिलाड़ी बॉल लेकर जब गोलकीपर की तरफ बढ़ता है और प्रतिपक्षी खिलाड़ियों को छकाते चकमा देते कौशलपूर्वक जब दौड़ता है, तब उसका दौड़ना हमारे पांवों में भी गति ला देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम 2 भिन्न देश के खिलाड़ियों को खेलते देखकर किसी एक दल के पक्ष में हो जाते हैं, और हमारा मन उसके खेल का समर्थक बन उसके साथ खेलने लगता है। हमारे शास्त्र इसे लीला भाव कहते हैं। ईश्वर की लीला भी खेल ही तो है। हम जब तक इस भाव से जीवन जिएंगे तब हमें सदा आनंद की अनुभूति होगी और कोई भी दुख हमें छू नहीं सकेगा। ये रहा पहला गद्यांश। इसका शीर्षक आपको बताना है, तो चलिए देरी न करते हुए दूसरा शीर्षक शुरू करते हैं, दूसरा गद्यांश शुरू करते हैं। टाइगर रिजर्व के बाद दुधवा अब एलिफेंट रिजर्व बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसमें दुधवा, किशनपुर और कतारनिया घाट के अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी शामिल होगा। यह यूपी का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा। इससे हाथियों को लेकर सुविधाएं बढ़ सकेंगी, साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। यूपी में सबसे ज़्यादा हाथी दुधवा में ही हैं। 2019 की गिनती के अनुसार प्रदेश में 352 हाथी हैं। वहीं दुधवा में हाथियों की संख्या 149 है। नए हाथी अभयारण्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाग के कुछ हिस्से शामिल होंगे। निदेशक संजय पाठक कहते हैं कि एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रस्ताव प्रेजेंटेशन का काम पूरा हो गया है। राज्य सरकार से इसकी मंजूरी के बाद अमल में लाया जा सकेगा। दुधवा में 3 तरह के हाथी पाए जाते हैं। पहली श्रेणी में वे हाथी हैं जिनको दुधवा में काम पर लगाया जाता है। दूसरे जंगल में स्वच्छंद घूमने वाले।
और तीसरे नेपाली हाथी, जो साल में कई कई महीने दुधवा में प्रवास करते हैं। हाथियों की इन्हीं गतिविधियों के चलते लंबे समय से उनके लिए अलग योजनाओं की मांग हो रही थी। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि एलिफेंट टाइगर रिजर्व उसी प्लान का हिस्सा है। तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के वाले गैंडे, एशियाई हाथी और 12 सिंहों की रक्षा और संरक्षण करेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व के निर्देशक संजय पाठक ने बताया कि एलिफेंट रिजर्व बनने के बाद बाघ की तरह हाथियों के लिए अलग सुविधाएं व योजनाएं होंगी। अब नेपाल से आने वाले हाथियों का भी यह पसंदीदा ठिकाना है, तो हम उनके लिए अलग से कॉरिडोर बना सकेंगे। इसके अलावा हाथियों के लिए महावत, कर्मचारी, डॉक्टरों की तैनाती हो सकेगी। तो चलिए, दूसरा गद्यांश भी समाप्त हुआ। आपकी जिम्मेदारी है दोनों गद्यांशों के शीर्षक मुझे कमेंट करके बताइए। और गद्यांश अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।